What are the basic definition of catalyst? आपको पता है दो सब्सटेंस which cannot take part in the reaction but they can alter the rate of reaction is known as catalyst. अब जो खुद पार्ट नहीं लेते बेटा बट रिएक्शन का रेट चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल है KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को अगर आपको हीट करना है, यहाँ पर आपने KCl और O2 कर दिया, यहाँ पर आपने MnO2 लगा दिया बेटा, तो आपका रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और बेसिकली अगर मैं बताऊं कैटलिस्ट करते क्या है, अगर मैं बहुत ही इन जनरल बताऊं, इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपको क्या कर देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कैसे, यहां आपने पाथ ऑफ रिएक्शन लिया है और यहां पर आपने क्या लिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ली हुई है। तो यहां पर आपने ग्राफ ऐसा देखा था बेटा, ये आपकी रिएक्टेंट थी, ये आपकी प्रोडक्ट थी, और अगर मान लीजिए आपने कैटलिस्ट लगा दिया तो एनर्जी कम हो जाती है। आप देख रहे हैं कि ये अगर ये क्या है और ये क्या है, आपको पता है बेटा, मान लीजिए ये हमारी टोटल ये है और हमारी ईबी है। आपको पता है बेटा ईबी कैटलिस्ट के कारण होती है, हाँ हाँ जी सर। क्योंकि कम होती है ए से। ये चीजें आपको चीजें सब पता है मुझे लगता है, फिर भी आप अगर लिख दो हाँ जी सर, मैंने लिख लिया। इसका एक अलग इंप्रेशन होगा। ठीक है, अब दो वर्ड आपको और जानने हैं, दो वर्ड आपको और जानने हैं बेटा, प्रमोटर इनहिबिटर। और इनहिबिटर या पॉइजन। पॉइजन। पॉइजन या इनहिबिटर एक ही चीज है। तो बेटा प्रमोटर क्या करते हैं, एनसीईआरटी ने एक्चुअली पॉइजन लिखा है तो पॉइजन ही याद करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा बेटा। प्रमोटर क्या करते हैं, ये कैटलिस्ट के रेट को बढ़ा देते हैं। और ये डिक्रीजेस द रेट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ये बेटा कैटलिस्ट के रेट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। लाइक कैसे, अगर मान लीजिए मैंने लिखा है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और यहाँ मान लीजिए अमोनिया, ठीक है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर आयरन एज ए कैटलिस्ट है, और मान लीजिए मॉलिबेडनम क्या है, प्रमोटर है। मॉलिबेडनम क्या है, प्रमोटर है बेटा। तो ये हो सकता है कभी ऐसा, और मान लीजिए मैं यहाँ पर ये लगा दूं और मान लो मैं कोई दूसरा मेटल लाइक कॉपर लगा दूं, तो कॉपर क्या करेगा, पॉइजन की तरह काम करेगा, उसको डिमोट करेगा प्रोसेस को। यस और नो? यस सर। तो मतलब ये क्या कर रहा है बेसिकली, प्रमोटर और डिमोटर आपको समझ में आ गया होंगे, मतलब पॉइजन समझ में आ गया होगा। ठीक है, जी सर। अच्छा, अब बेसिकली अगर मैं बताऊं बेटा, कैटलिस्ट जो होती है वो दो तरह की होती है। अगर आप फेज के हिसाब से देखेंगे, फेज मतलब सॉलिड लिक्विड गैस की फेज की बात कर रहा हूं मैं, इसको मैं रफ कर सकता हूं। हाँ जी सर, ठीक है, नोट कर लिया। अब दो तरह की कैटालिसिस होती है बेसिकली। होती है
होमोजीनियस और एक होती है बेटा हमारी हेट्रोजीनियस। दो तरह की कैटलिस्ट होती है हमारी, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जहां पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट बेटा क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ये सारे के सारे सेम फेज में होकर तो होमोजीनियस है। और हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, जहां रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट बेटा क्या होते हैं, डिफरेंट फेज में होते हैं। ज्यादा आपको एग्जांपल से काम नहीं करना है यहाँ पर, एक आध दो एग्जांपल दे देंगे काम चल जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं होते ये सब कैटलिस्ट वगैरह। बट आपको जितना कम एग्जांपल है उसी में कोशिश करिए कि याद करिए आप। जैसे मान लीजिए ट्वाइस SO2 गैस है, आपको पता है, और ऑक्सीजन भी गैस है। अगर बेटा इनको हम लोग कंबाइन करेंगे तो सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बन जाएगी। और यहाँ पर मान लीजिए नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एज ए गैस जो है वो सेम फेज। और इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आपको दे देता हूँ, मैंने ईस्टर वाला एग्जांपल दे दिया है यहाँ पर, और हाइड्रोलिसिस हो गई है मान लीजिए इसकी बेटा। यहाँ पर मैंने HCl एज ए लिक्विड ले लिया है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, CH3COOH प्लस यहाँ पर C2H5OH बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, ये क्या है, ये लिक्विड है। ठीक है, ये क्या है, लिक्विड है बेटा, ये एक्वस है और ये एक्वस है। तो ये भी होमोजीनियस है एक्चुअली में, ये भी आपका होमोजीनियस का एग्जांपल है। एक सेकेंड, ये भी एक्चुअली आपका होमोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं एक कोई फेज चेंज कर दूं, फेज कैसे चेंज कर दूं, मैंने ले लिया ट्वाइस ऑफ SO3 ले लिया यहाँ पर, और मान लो मैं चेंज कर देता हूँ ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 बेटा, और यहाँ पर मैंने लेड सॉलिड ले लिया, देखिए ये ले लिया। या मान लीजिए मैंने N2 प्लस थ्राइस H2। आपको कम से कम एग्जांपल याद रखने हैं, याद रखना है बेटा, ये सॉलिड है, ये गैस है तीनों। ये भी आपका क्या है, गैस है। तो यहाँ पर जो बन रहा है वो सॉलिड है, और सॉलिड बेटा जो है वो गैस डिफरेंट फेज में, इसलिए हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट का एग्जांपल है। कोई दिक्कत? नो सर। अब देखो बेटा, मेन हमें एग्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट पे बात करनी है, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। अब हमें क्या है, हमें मेन हमारे लिए जो काम की बात है वो है हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट किस मैकेनिज्म पे काम करता है। जो हेट्रोजीनियस कैटालिसिस है हमारी, उसकी मैकेनिज्म क्या है। देखो बेटा, एक चीज आपको याद रखनी है कि मान लीजिए आप A और B की रिएक्शन कर रहे हैं, और मान लीजिए यहाँ पर E बन रहा है और यहाँ पर कैटालिस्ट E है। कुछ लोग ना यहाँ पर रिएक्टेंट को इब्राहिम एक नए नाम से भी जानते हैं, शायद सुना होगा आपको, सबस्ट्रेट। और ये P कैटलिस्ट है, आपको पता है। आपको पता है कैटलिस्ट क्या कर रहा है, ए और बी की एक्टिविटी बढ़ा रहा है। मतलब बेटा पी क्या करता है, पी अपने सरफेस पे, ये पी का सरफेस है, इस सरफेस पे रफ रफ साइड होते हैं, ऐसे रफ कुछ कुछ रफ साइड होते हैं, बोल सकते हैं कैविटी होती है बेटा। और इस कैविटी में क्या करता है, ए मतलब सबस्ट्रेट क्या करता है, सब क्या करता है, एडजॉर्ब करता है। जब आपका सरफेस बेटा एडजॉर्ब करता है, तो ये कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिविटी बढ़ा देता है। ये एक्टिविटी बढ़ा देता है, फिर एक्टिविटी बढ़ा देता है तो फिर क्या होता है,
डिजॉर्प्शन होता है। सर मैं समझ नहीं पाया सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो बेटा, जैसे आपकी एक कोई बहुत ही रफ सरफेस है, कैटलिस्ट का सरफेस अच्छा। क्या होता है, रफ होता है। इफ रस जी इस सर। इस रफ सरफेस में क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इन होल्स को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट। इन होल्स को हम लोग बोलते हैं बेटा एक्टिव साइट। जितना सरफेस रफ होता है उतने एक्टिव साइट ज्यादा होते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है, हमें कैटलिस्ट को रफ लेना है, चिकना नहीं लेना है, स्मूथ नहीं लेना है, प्लेन नहीं लेना है। फिर क्या करता है बेटा, कैटलिस्ट सबस्ट्रेट को एडजॉर्ब करता है, रिएक्टेंट को एडजॉर्ब करता है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एक्टिविटी बढ़ाने के बाद अपना क्या कर लेता है, डी एब्जॉर्ब कर लेता है, वापस कर लेता है अपनी। ठीक है। जी सर समझ गया। अब अगर मैं इसको आपके टेक्निकल वर्ड में बताऊं, तो कुछ स्टेप हैं जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं। ये तो मोटी मोटी बात हो गई बेटा, यही मेन बात थी, मेन जिस्ट यही था। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको बता दूं, तो वो भी स्टेप्स लिख लीजिए कि कौन कौन से स्टेप होते हैं। याद रखना है, ये हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट के लिए ही यूज होता है और इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन थ्योरी। तो मतलब ये रफ सरफेस का जो सबस्ट्रेट होता है वो सिर्फ हेटेरोजेनियस कैटलिस्ट के केस में है सर। यस बेटा, यस बिल्कुल। अब इसमें सर क्या वे फिर एक बार एक्सप्लेन करेंगे सर कि सबस्ट्रेट क्या होता है। सबस्ट्रेट रिएक्टेंट का ही दूसरा नाम। अच्छा तो इसे सबस्ट्रेट क्यों कहा जाता है। वो सबस्ट्रेट। अच्छा क्योंकि वो, हाँ 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 याद आया क्योंकि वो हाँ एड्सॉर्प्शन अलाउ करता है हाँ। हाँ। अब वही बेटा, पहले स्टेप में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन होता है ऑफ रिएक्टेंट का टू द सरफेस ऑफ रिएक्टेंट की तरफ। सेकंड स्टेप क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है रिएक्टेंट का ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है। जी सर। अब बेटा क्या होता है, आपको ये भी पता है एडजॉर्प्शन होगा तो एक्टिविटी बढ़ेगी। एक्टिविटी जब बढ़ती ना इब्राहिम, तो मैंने बताया था आपको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है, अगर मेरे आप कॉन्सेप्ट याद किए हो। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हाँ से हाँ। दूसरा नाम क्या होता है, इंटरमीडिएट। ये याद है सब आपको। इंटरमीडिएट का दूसरा नाम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है ना सर इस और केस में। यहाँ ये बहुत ही अनस्टेबल होता है ना। हाँ हाँ। हाँ। और तीसरा स्टेप क्या क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट कैसे बनता है, कैटलिस्ट की रिएक्शन होती है किससे, रिएक्टेंट से। ठीक है। फिर क्या होता है, डिजॉर्प्शन होता है। किसका होता है, ऑफ रिएक्टेंट का होता है। ठीक है। रिएक्टेंट का क्या होता है बेटा, डिजॉर्प्शन होता है। और लास्ट स्टेप क्या है, डिफ्यूजन होता है ऑफ रिएक्टेंट अवे फ्रॉम द फेस ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। इस ये थ्योरी पूरी पूरी क्या समझा रही है कि कैटलिस्ट अनइफेक्टेड हो रहा है, कैटलिस्ट के केमिकल कॉम्बिनेशन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको नोट करना हो तो ये भी नोट कर लो बेटा। कर लिया सर। दिस थ्योरी
tells us about no change in the combination of catalyst. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? पक्का? नो सर, नो। पक्का? यस सर। तो ये याद रखना है कि ये थ्योरी हमें ये प्रूफ करती है बेटा कि कैटलिस्ट के केमिकल कॉम्पोजिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आपको एक वर्ड में ये थ्योरी जानना हो, एक वर्ड क्या मतलब थोड़ी सी समझना हो, तो अगर आप फिगर विगर भी थोड़ा बनाना जानते हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे पूरे। देखिए कैसे। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास क्या है, एक ए और बी की रिएक्शन हो रही है, और मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक सी कैटलिस्ट है और यहाँ पर डी बन रहा है, एक डी ए प्रोडक्ट। क्या एक्चुअली पहली बार क्या होगा, ये सी के पास क्या होगा, एक्टिव साइट होंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ एक्टिव साइट। हाँ। तो ये एक्टिव साइट्स कैसे होते हैं, ये सी है, इस सी के पास एक्टिव साइट्स होंगे ऐसे। ये एक्टिव साइट्स है बेटा, जो बीच में वॉइड बना हुआ है। इन वॉइड में ए और बी क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। ए और बी क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, अपने आप को डिफ्यूज करेंगे। फिर क्या करेंगे, इनका एडजॉर्प्शन होगा, मतलब ये ए और बी इनके अंदर चले जाएंगे, इन एक्टिव साइट के अंदर चले जाएंगे ऐसे। यहाँ पर ए और मान लो यहाँ पर बी हो गया, तो यहाँ पर देखिए बेटा एडजॉर्प्शन हो जाए। फिर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो ए इनसे थोड़ा सा बॉन्ड बना लेगा, ए और बी से वीक बॉन्ड बना लेंगे बेटा ऐसे ऐसे। ये आपके क्या है, इंटरमीडिएट हो जाएगा। फिर आपको पता है डी एडजॉर्प्शन हो जाएगा, मतलब ए और बी अपनी जगह से हट जाएंगे, ए और बी अपनी जगह से हट जाएंगे, और फाइनली ये सी पे कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस कैटलिस्ट एज इट इज बना रहेगा। ये डी में कन्वर्ट हो जाएगा सॉरी, और ये सी ऐसा ही बना रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, यहाँ पर डी एडजॉर्प्शन हो रहा था। आई थिंक समझ में आ रही होंगी चीजें अब। हाँ जी सर, नोट कर रहा हूँ सर। सर आपने आखिर में क्या लिखा है सर? लास्ट में डी और कैटलिस्ट को अलग कर दिया है।
अच्छा जी सर, एक बार फिर आप प्लीज क्या आप इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेंगे सर? हाँ देखो बेटा, एक्चुअली क्या हुआ, ए और बी ने क्या किया, डिफ्यूज किया पहले एक्टिव साइट के तरफ, कैटलिस्ट ने एडजॉर्ब कर लिया डिफ्यूज साइट्स को, मतलब ए और बी को, इंटरमीडिएट बना लिया बाय मेकिंग ए वीक केमिकल बॉन्ड। फिर क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, ये चार्ज हो गया बेटा, तो इनको अलग कर लिया और इसने अपने आप को डी में कन्वर्ट कर लिया और सी अलग हो गया। सी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए कैटलिस्ट क्या कर रहे हैं, अनचेंज रह रहे हैं। अच्छा जी सर। ठीक है, जी सर। और कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। नो सर, नो सर, समझ गया। पक्का? हाँ जी सर। अब याद रखना है आपको कि हमें केमिकल, मतलब जब भी हमें फीचर्स अगर जानने हो सॉलिड कैटलिस्ट के, मतलब कभी भी सॉलिड कैटलिस्ट के अगर आपको फीचर जानने हो तो दो कैटलिस्ट बहुत ही फीचर इंपॉर्टेंट है। एक्टिव साइट तो मुझे मैंने बता ही दी है बेटा आपको क्या है, तो आपको कहीं नोट कर लेना है कि रफ कैटलिस्ट ज्यादा अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू स्मूथ कैटलिस्ट बेटा। पाउडर्ड कैटलिस्ट अच्छे होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल कैटलिस्ट, ठीक है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एक्टिव साइट ज्यादा होते हैं। अब सॉलिड कैटलिस्ट की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट इज सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी एंड नेक्स्ट इज एक्टिविटी। सिलेक्टिविटी का मतलब क्या हो, सिलेक्ट, सिलेक्ट कैसे करते हो कोई चीज, अगर हमें अलग अलग प्रोडक्ट बनाने हैं तो अलग अलग कैटलिस्ट भी चाहिए होंगे, ठीक है, तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा फॉर डिफरेंट डिफरेंट या फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स वी रिक्वायर डिफरेंट डिफरेंट कैटलिस्ट बेटा, ठीक है, हमें डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट चाहिए होंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीजें चाहिए होंगी। लाइक हम रिएक्टेंट हर बार CO+H2 रखेंगे, देखना आप, लेकिन हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हर बार बदल जाएगा। एक बार हमारा बनेगा CH4 प्लस वाटर, एक बार बनेगा हमारा CH3OH बेटा मिथाइल अल्कोहल, और एक बार HCH। और मैं बोल रहा हूं बेटा आपका हर बार कैटलिस्ट बदल जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आपको प्रोडक्ट के हिसाब से कैटलिस्ट लिखना है। लाइक निकल, लाइक यहाँ पर आपका कॉपर रख सकते हैं या आप Cr2O3 रख सकते हैं, यहाँ पर निकल है रखा है आपने, और यहाँ पर बेटा आप कॉपर ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अलग अलग प्रोडक्ट हैं बेटा और अलग 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 कैटलिस्ट है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं एक्टिविटी की, तो एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि सारे एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह बिहेव नहीं करते, ठीक है। आपको पता होगा शायद, मैं बता सकता हूं आपको, ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट, आपको मैं डी ब्लॉक में भी पढ़ाऊंगा, बिहेव लाइक कैटलिस्ट। और उनमें भी अगर मैं बताऊं, अगर उनमें भी बताऊं, सबसे अच्छी जो एक्टिविटी होगी वो ग्रुप 7 से ग्रुप 9 के एलिमेंट की होगी, ग्रुप 7 टू ग्रुप 9 एलिमेंट। तो एक्चुअली ये किस पे डिपेंड करता है, याद रखना है, एक्टिविटी डिपेंड करती है एक्सटेंट ऑफ केमिक ऑप्शन, कि केमिकल बॉन्ड बनने वाला है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि कैटलिस्ट का बेसिकली एडजॉर्प्शन होता है और एक्सटेंट ऑफ केमी एडजॉर्प्शन पे डिपेंड करता है एक्टिविटी, ठीक है।
जी सर। ठीक है, आज बेटा इब्राहिम मैं इतना ही रखता हूँ, कुछ कम पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ ज़्यादा अधिक पढ़ा दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो कुछ भी थोड़ा सा लेट आया मैं आज, तो हम लोग ने आज कहाँ तक कर लिया है, फिर कैटलिस्ट पढ़ा, और कल आपका टेस्ट फिर आपको मैं भेजूं कि ना भेजूं? सर कल, कल सर कल आप बोले, परसों है ना? अच्छा अच्छा, अरे हाँ ठीक है पर- ठीक है, परसों मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू। श्योर सर, थैंक यू सर। थैंक यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा अंशिता, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। अच्छा, वांट ऑफ फैक्टर। किसी को अगर वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, तो प्लीज पूछ सकता है वो, कि कैसे हम लोग वांट ऑफ फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं और क्या कैसे होता है। अगर कोई भी किसी को वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो प्लीज पूछ सकता है। श्रेया बेटा, आपको समझ में आया था कल वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन? नो सर, अभी नहीं आया। ओके, चलिए आज कुछ क्वेश्चंस में आएगा। मैंने कल कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे अंशिता? सर 2.41, ओके, 2.4। चलो 2.41 और 2.40, कितने लोगों से 2.41 और 40 हो गया या नहीं हुआ है, प्लीज सर बताइए। मुझसे तो हो ठीक है, आपसे हो गया है। जानवी, आपने ट्राई किया था क्या बेटा? नो सर, अभी नहीं किया। आपको तो शायद वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेशन पता है ना? हाँ सर, बट मैंने भी सॉल्व नहीं किया था। अच्छा चलिए, 2.41 में आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये 2.40 बता देता हूँ पहले, फिर 2.41 देखेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो वो बता लें। देखिए जी, श्रेया भी देख लो, आपको अगर समझ में नहीं आया तो कैसे करते हैं, देख लो बेटा।
बोल रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2। CaCl2 का अमाउंट निकालना है। अमाउंट का मतलब होता है मास। इन बच्चों को ना पता हो, अमाउंट का मतलब होता है मास बेटा, क्योंकि मास मतलब अमाउंट वेट ही होता है। डिजोल्व इन 2 लीटर ऑफ वाटर, ये वाटर में डिजोल्व कर रहा है और वाटर कितना लिया हुआ है 2.5 लीटर। 2.5 लीटर लिया हुआ। और यहाँ पर जो ऑस्मोटिक प्रेशर इन्होंने दे रखा है बेटा पाई, आपको पता है 0.75 ATM दे रखा है, आपको पता है। और टेम्परेचर दे रखा है कितना 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है आप लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला देखा है। उससे पहले यहाँ पर उन्होंने आई भी दे रखा है, अगर आप ध्यान से देखो 2.47 दे रखा है। इन्होंने ऑलरेडी वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है, तो बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। देखो तो आई क्या हो जाएगा, सॉरी आपको पता है वांट ऑफ फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते थे, आई इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू टी। कल मैंने अगर आपको फार्मूला लिखाया है और आपने ध्यान से फार्मूला देखा हो एक बार पलट की कॉपी, तो आपको समझ में आ रहा होगा। आपको पता है बेटा यहाँ पर जो टेम्परेचर हम लोग रखते हैं, मैंने कल ही आपको समझाया था केल्विन में रखते हैं, केल्विन में रखते हैं। और आप सेल्सियस के टेम्परेचर को अगर केल्विन में चेंज करते हैं तो 9th क्लास में आपको बताया गया था कि आप ये ऐड करते हो तो आंसर ये आ जाता है। आर की वैल्यू आपको पता है 0.082 होती है और सी की वैल्यू आपको दी गई है या नहीं दी गई तो आप निकाल भी सकते हो। कैसे, आपको कैसे पता है सी इज अ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन तो कैसे निकालोगे बेटा आप, कंसंट्रेशन आप यहाँ निकाल लो, अलग साइड पे आसान हो जाएंगी चीजें। मास आपको पता नहीं है, इसका मोलर मास आपको पता कर लो। मोलर मास अगर आप करोगे कैल्शियम का 40 होता है और क्लोरीन का 71, तो 111 आ गया, तो 111 इस पे 2.5 लीटर दिया हुआ है तो 2.5 लिखा रहने दो। अगर ml में होता तो हम 1000 का मल्टीप्लाई करते। अब आप कुछ ना करो बेटा, आपको पाई की वैल्यू भी दी गई है। पाई दिया गया है आपको 0.75, आई दिया गया है 2.7 सॉरी 2.47, सी दिया गया है कितना W अपॉन 111 इंटू 2.5, आर दिया गया है 0.082 और ये दिया गया है 300। आपको बहुत इत्मीनान से सॉल्व करना है और W की वैल्यू निकालनी है। W की वैल्यू निकालनी है बेटा, W की जो वैल्यू हो जाएगी वही अमाउंट, जो आपकी W की वैल्यू है वही क्या हो जाएगा अमाउंट। देखो बहुत बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, अगर उनको वांट ऑफ फैक्टर निकालना हो तो वो कह सकते थे सर आप ही ने तो कल मुझे बताया था कि यहाँ पर जो वांट ऑफ फैक्टर वो इस तरह से आएगा और यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर 3 हो जाना चाहिए। मैं तब की बात बता रहा था बेटा जब कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कंप्लीट नहीं है तो इन्होंने दे रखा है, इसलिए हमें उनके ही गिवन वैल्यू को यूज करना है, हमें अपना कोई दिमाग नहीं चलाना। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। नो सर। ओके श्रेया, थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? यस सर आया। बेटा अंशिता और कौन से क्वेश्चन दिए थे मैंने? सर 2.3